चलो, गुड इवनिंग। तो आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे टीचर्स डे की, है ना। शिक्षक दिवस के बारे में बात करेंगे, नेशनल टीचर्स डे। इंडिया में नेशनल टीचर्स डे शुरुआत हुई थी 1958 से, 1958 से। क्यों? क्योंकि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छे एजुकेटर थे, बड़े टीचर, और उनका जो जन्म दिवस आता है वो 5 सितंबर को आता है। तो इनके जन्म दिवस को ही हम सेलिब्रेट करने लग गए 1958 से शिक्षक दिवस के रूप में। क्या होता है इस दिन? इस दिन नेशनल लेवल पर सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा? या तो प्रेसिडेंट अवेलेबल है उस टाइम पर तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, अगर ये नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, या तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, ये इनको सम्मानित करते हैं। कौन से टीचर्स का चयन किया जाता है जिनको इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है? जिन टीचर्स ने पिछले 10 वर्षों में एजुकेशन के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग सर्विसेज दी हो, जो एक्टिव टीचर या प्रिंसिपल है स्कूल के लेवल पर, उनको दिया जाता है। अगर कोई टीचर रिटायर भी हो गए हैं और उन्होंने वर्ष में 4 महीने से ज्यादा एक्टिवली एजुकेशन के लिए अपने आप को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है, तो ऐसे टीचर्स को भी। तो मान लो कहीं ऑप्शन में आता है कि जो नेशनल टीचर्स अवार्ड है वो सिर्फ सक्रिय जो इन सर्विस टीचर है उन्हीं को, या फिर रिटायर्ड को भी, लेकिन जिनका 4 महीने से ज्यादा, जिन्होंने साल में 4 महीने से ज्यादा और लगातार 10 सालों से वो सक्रिय है, उनको मिलता है। ठीक है। जो टीचर इस बार जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उन टीचर्स की संख्या है 48 टीचर को यह सम्मान मिलेगा। इन 48 टीचर्स को हम बांटें तो इनमें से 26 तो मेल पुरुष शिक्षक हैं और 22 फीमेल महिला शिक्षक हैं। इन 48 में से अपने राजस्थान के 2 टीचर हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों को मिलेगा यह सम्मान। जो टीचर्स को सम्मान मिलेगा वो दूरदर्शन, स्वयं प्रभा जैसे चैनल हैं उनके ऊपर यह प्रकाशित किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाना है। अभी शॉर्टलिस्ट हो गए 48 नाम। जिस टीचर को दिया जाता है उसके जीवन पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और वो प्रकाशित किया जाता है, कैसे एक टीचर ने अपने प्रयासों से लोकल लेवल पर एजुकेशन को आगे ले जाने का काम किया है या बच्चों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। अब अपने लिए एग्जाम में जो राजस्थान के टीचर हैं दिवेंदु और एक गुलाट है महिला मैम, उनके नाम पूछ सकता है कि किस किस को इस बार नेशनल टीचर अवार्ड मिले हैं, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितने टीचर को दिया गया, राजस्थान से कितने आए, महिला कितने, पुरुष कितने, इतने टाइप के ऑप्शन इस पे बनते हैं जिससे अपने सवाल पूछ सकता है। तो एक छोटा सा आर्टिकल अपन इस पे बनाया है, उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे प्रेसिडेंट, और इस बार कौन देता है इसको? एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उसके अंडर में डिपार्टमेंट कौन सा? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। टोटल 48, और जो वो 2026 5 सितंबर को इनको दिया जाएगा ये पुरस्कार। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को जो वो विज्ञान भवन के अंदर आयोजित समारोह में इनको देंगे। इनके जो है वो एक तरीके से जो चयन किया गया 48 शिक्षकों का, वो ऑनलाइन कंटिन्यूअस एक जैसी यूनिफॉर्म क्वालिटी के आधार पर ये जो है वो दिया गया और 5 सितंबर को मिलेगा। टोटल 48 जो है वो 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 अलग अलग जो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे 26-22। तो एक डॉक्यूमेंट्री भी इनके जीवन पर और दूरदर्शन या स्वयं प्रभा चैनल है उनके माध्यम से प्रसारण किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री का, इस प्रोग्राम का। फिर उसके बाद में राजस्थान में दिवेंदु सेन जो है वो टीचर हैं, जो कहां पर है?
पंचपहाड़, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पंचपहाड़ कहां पर है? ये झालावाड़ में। और दूसरी मैम है जिनका नाम है वर्तिका गुलाट, और ये अपने यहां पर चाकसू तुंगली का बास है, राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, यहां पर इन्होंने काम किया है। तो दिवेंदु सेन और वर्तिका गुलाट 2 राजस्थान से टीचर हैं जिनको नेशनल अवार्ड इस बार मिलेगा टीचिंग में। 1958 में शुरुआत की गई और किसी टीचर ने अपना कमिटमेंट एजुकेशन के प्रति और स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा मंत्रालय और जो उसके साक्षरता विभाग द्वारा संचालित 5 सितंबर को दिया जाता है, या तो राष्ट्रपति देता है या उपराष्ट्रपति देता है। 10 साल से ज्यादा जिनको लगातार रेगुलर या फिर या तो शिक्षक या प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल दोनों, लेकिन साथ में सेवानिवृत्त शिक्षक उसके लिए पात्र नहीं है जब तक कि उन्होंने उस वर्ष कम से कम 4 महीने एक्टिवली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिटायर हो गए 2 दिन पढ़ा दिया, नहीं, मिनिमम 4 महीने उन्होंने काम किया हो एजुकेशन का, तो उससे उनको इसमें शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। फिर करो क्वेश्चन इसका, किस किस को मिला है ना? बस ये तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था आज अपने पास। मतलब अच्छी बात ये है कि एक मैं पीडीएफ आपके साथ और शेयर कर रहा हूं इसमें अभी, है ना, एक बार मुझे मैसेज करो। जो अपने अभी यूपीएससी मेंस के एग्जाम हुए, है ना, उस यूपीएससी मेंस के एग्जाम में अपने जो सीरीज की है उसका यूपीएससी मेंस का पेपर 3rd, मतलब अपन ने आउटस्टैंडिंगली जो जिसको कहते हैं ना कि जिसको आउट ऑफ 200 150 के आसपास अपन ने उसको डिकोड किया। तो मैं ये आपके अपने को कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज को देख के कि अपन अगर यूपीएससी मेंस के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो आरएस के लिए भी अपने मतलब लाइन लेंथ चेक करें, अपन जो पढ़ रहे हैं वो और जो एग्जाम में आ रहा है वो मैच करता है क्या फ्रीक्वेंसी अपनी, तो परफेक्टली मैच करता है। प्रीलिम्स यूपीएससी की अभूतपूर्व सफलता हुई थी अपनी, 12 क्वेश्चंस अपनी सीरीज में से, बहुत ही जो वो थोड़े से आर्टिकल। अभी मेंस में भी ऐसा का ऐसा ही हुआ, जो जो अपने आर्टिकल किए वो सारे आए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सीरीज या कोई भी टीचर की सफलता उसी में है कि वो मिनिमम पढ़ाए और मैक्सिमम उसमें से आए, वरना किताबें बहुत लंबी चौड़ी पोथी इकट्ठे करने से नहीं। एक टीचर का स्किल क्या होता है, जो अवेलेबल जो टॉपिक्स हैं उनमें से मिनिमम वो टॉपिक चयन करे जिन पे एग्जाम में पूछे जाने की जो है वो चांसेस सबसे ज्यादा है। अपनी ये जो टीम है उसमें उतने ही काबिल लोग यूपीएससी का आरपीएससी का लंबा अनुभव रखने वाले, उन्होंने जो है वो इतना बेहतरीन काम भी किया मिलके साथ में, और उसी का परिणाम है कि यूपीएससी मेंस और तो उसका तीसरा पेपर लगातार बैक टू बैक 8 क्वेश्चंस, किसको कहते हैं 8 क्वेश्चंस, मतलब कुछ बाहर गया ही नहीं। जो इधर से बाहर गया उसको अपन ने क्लास में करते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपन कब से कर रहे हैं, है ना, सीधा 15 नंबर का सवाल पूछा उस पर। तो कुल मिला के अपनी परफॉर्मेंस लाइन लेंथ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अपन बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि प्रीलिम्स आरएस में भी अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और मेंस के अंदर भी कुछ नहीं जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितनी भी मैगजीन्स अपन ने निकाली है उनको संभाल के रखें, आपको इंटरव्यू तक काम में आने वाली है। यही मटेरियल होता है जो लगातार काम में आता है, और इसको आप कंटिन्यूअस रिवीजन करें, इस आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करें, इसको अपने जो बेसिक नोट्स हैं उनके साथ रिलेट करें, और रिलेट करके साथ में उनको पढ़ें। कौन से नंबर का है बैकअप, न्यू फोल्डर, तो अपने नोट्स के साथ उसको रिलेट करें, आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सवाल आया एक, डिस्टिंग्विश द बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड ए थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इसको कहते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपकम, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकलिटी, व्हाट आर द इट्स इंप्लीकेशन इन क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो उसमें कार्य प्रणाली और उसके बाद उसके चरण और क्रिटिकलिटी, सारा जो इसका डायमेंशन है वो अपन ने 2 बार किया था। एक बार तो पूरे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के किए थे, जब ये आया था उस टाइम पर क्रिटिकलिटी वाला शुरुआत में,
उसको अपन नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया शुरुआत इसको अलग से किया था। 3 आर्टिकल अपन ने किए हैं लगातार एनर्जी पे, क्योंकि भाई अगर थोड़ी भी समझ है किसी में, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, अपने शायद 3-4 बार इस बारे में बात की कि एनर्जी के डाटा, एनर्जी की जो तरक्की है वो हमेशा किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो इकोनॉमी की बैकबोन होती है। और भारत का एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का है 3 चरण वाला, तो अपन ने खूब सारे इसकी हर चीज को फॉलो किया। पीआईबी, दूसरी डीआरडीओ, बार्क, सबकी साइड से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी अपन ने डिस्कस की। दूसरा सवाल मिशन दृष्टि, अपन ने 2 टाइप के, इसके अंदर कैमरा रिजोल्यूशन, एक आईआर बेस्ड और एक सिंपल, तो इसके ऊपर इमेज टेक्निक, बिल्कुल इसके ऊपर अपन ने फोकस किया था। इमेज टेक्निक जो है वो ऑप्टोसार है और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इसको डिस्कस। ये तो अपन सिर्फ उस पीडीएफ का मेन पार्ट लगा रहे हैं, बाकी इसका जो पूरा आर्टिकल है उसमें सारे डायमेंशन कवर होते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, एक वर्ग के रूप में महिलाएं न तो अल्पसंख्यक समूह का अंग है, नहीं पिछड़ा वर्ग मानी जाती है। इस कथन के प्रकाश में स्थानीय निकाय संसद महिला आरक्षण की क्रमिक, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको खूब डिटेल में आर्टिकल अपन ने किया था। इसके सारे डायमेंशन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर उसकी नियोजन कहां पर कितनी है, महिलाओं को कहां पर कितनी जो है वो प्रतिनिधित्व मिलता है, और वो सारे डायमेंशन अपन ने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद डिजिटल रुपए वाला अभी तो किया था पिछले हफ्ते ही, है ना। तो डिजिटल रुपए वाला क्या होता है, अपन ने बात की थी, क्रिप्टो करेंसी से अलग होती है डिजिटल करेंसी, डिनोमिनेशन और वो सारी बातें इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो डिजिटल डिवाइड और जो वो डिजिटल इंटीग्रेशन वाला, पिछले दिन ही तो अपन ने ये किया था इसके ऊपर, जो शायद अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अभी तो किया था, और उससे अगले दिन ही ये सवाल पूछा गया था। जिस दिन किया उससे अगले दिन ही पेपर, और उसी में ये सवाल पूछा गया। वो तो सही रहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला आर्टिकल बना हुआ तैयार रह गया। अगर वो अपन और करते उसके साथ में तो पता लगता कि पेपर तो यहां से बन रहा है, वो बना हुआ तैयार रहे। तो भारत के जो है वो स्टार्टअप्स को लेकर, स्टार्टअप इंडिया, और पिछले 10 सालों के अंदर क्या हुआ, अपने को बहुत ही अच्छा आर्टिकल इस पे तैयार किया था स्टार्टअप इंडिया के ऊपर। 10 साल हो गए हैं और 2026 को जो 2 लाख से 3 लाख, कितने सारे डाटा और कितनी सारी बातें की। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर के अभाव में खाद्य अतिरेक स्तर पर रूपांतरित, हाउ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूड सिक्योरिटी फूड सरप्लस लेवल, एक्सप्लेन द वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। खूब सारी अपन ने सुधार और एग्रीकल्चर का पिछले 12 सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक जगह पर डॉक्यूमेंट सारे अपन ने ये अलग अलग क्या क्या किया है, सारे स्क्रीनशॉट इस पे लगाए। फिर उसके बाद में ब्रिक्स के संदर्भ में जो वो ब्रिक्स एक्ट एज ए पावरफुल काउंटरवेट टू ग्लोबल गवर्नेंस, actively amplifying the voice and influence of global south, explain the role of BRICS in projecting itself and the alternative of other groups। तो ब्रिक्स की महत्व है और ये सारी चीजें अपन ने, चुनौतियां, सारे डायमेंशन इसमें ब्रिक्स के आर्टिकल में अपन ने किए थे। 2 बार ब्रिक्स के ऊपर बातचीत कर चुके हैं। फिर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अपन क्लास में करते हैं, इसको काफी डिटेल में करते हैं सारी। COP 15, 21, 22 में जो हुआ 2 जगहों पर, इसके 23 गोल और 4 ग्लोबल टारगेट, 30 बाई 30 टारगेट, और वो सारी बातें अपन क्लास में इसके ऊपर करते हैं। अब ये जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग जगह पर अपन ने मल्टीपल जो है वो अपने जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है। तो कुल मिला के एक पेपर में, जो पेपर 3 जिसको अपन टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी का पार्ट, थोड़ा सा IR का पार्ट और थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, वो सारा अगर देखें तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन है क्या जो वो बिल्कुल स्टेटिक 1950 में क्या था पूछ रहा है, 1990 में क्या था पूछ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। वो पीछे का बैकग्राउंड पता हो और आज तक क्या चल रहा है, वो इस तरीके से सवालों की ग्रेडियंट बना रहा है ना। तो आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि एग्जाम का फोकस किस दिशा में आ रहा है। अच्छा, उसको ऐसे सवाल बनाने सूट क्यों कर रहे हैं? इसलिए सूट कर रहे हैं कि एक तो पुराना क्वेश्चन बैंक एग्जॉस्ट हो गया है, पुराने सवाल पूछे जा चुके हैं जैसे पूछे जाते थे। दूसरा, उसको सवाल जो है वो पूछते टाइम पर AI की ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए और AI का कोई स्टैटिक टॉपिक होगा और मुझे इसके अल्टरनेट 5 क्वेश्चन बना और 5 के आइडियल आंसर बना के दे दे, और वो यूं का यूं छाप के आ जाएगा, तो उसके नंबर कहां कटेंगे? तो उसको फिर करंट पर्सपेक्टिव जोड़ते हुए, पीछे की चीजें मिलाते हुए फिर पूछेगा, तो यहां पर बच्चे को थोरोली नॉलेज उसका होना चाहिए।
यही से तो हालांकि ये भी बन जाएगा, लेकिन उसको उस टॉपिक की थोरो समझ होनी चाहिए। फिर वो कितना बेहतर डिजाइन करेगा उस आधार पर उसको नंबर ग्रेडियंट मिलते चले जाएंगे। तो एक बेस्ट तरीका है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। दूसरा, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि करंट अफेयर कोई महीने में एक दिन घटने वाली घटना नहीं है। ये जैसे आप दूसरी चीजें पढ़ते हो वैसे ही सात रोजाना एक टाइम स्पेयर करो, आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर के लिए, किसी करंट के एक टॉपिक के लिए, और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लो। एक दिन में आप पढ़ने बैठोगे सारे डाटा एक साथ मगअप करोगे, नहीं जाएंगे। दिमाग ही तो है, कोई सुपर पावर नहीं है, कंप्यूटर थोड़ी है इनपुट कर दिया। तो रोजाना अपनी आदत का हिस्सा बना लो इसको, और एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ। अपन मैराथन में फिर रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास में फिर रिवीजन, लास्ट में रिवीजन अगर अपन करेंगे तो अपने स्टैटिक नोट्स के साथ में वो एक ऐसा बढ़िया कॉकटेल तैयार हो जाएगा कि अपन एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। तो इस आदत को अपनाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे। ये पिछले 2 महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कितना इस एग्जाम में डेप्थ डालना चाहता है और कितना लंबा। तो इसलिए जिस दिन आपकी तैयारी शुरू होती है उसी दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ना, जो टॉपिक है उसके आसपास की कैसी चीजें चल रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है, वो मेंटल अवेयरनेस या जर्नल अवेयरनेस आसपास की है आपकी होनी ही चाहिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।